हमारे साथ हैं हर्षिता पांडे जी, जो भाजपा का नेतृत्व कर रही हैं तखतपुर विधानसभा में। इनके साथ बैठकर जानते हैं कि पिछले चुनाव के नतीजों से लेकर के आज तक, जब आगामी चुनाव होने वाले हैं 2-3 महीनों में, इस बीच में क्या परिस्थितियां रही, कैसा इनका अनुभव रहा और साथ ही आगे आने वाले समय में किस तरह की रणनीति रहेगी। जी बताएंगे हर्षिता जी कि परिणाम जो है आपके अनुकूल नहीं आए। भाजपा का गढ़ माना जाता है तखतपुर विधानसभा क्षेत्र, लेकिन परिणाम में तीसरा स्थान क्यों? बिल्कुल, जिस तरह की बदली परिस्थितियाँ छत्तीसगढ़ की 2018 में थी, मुझे लगता है इसके पहले कभी भी इन 90 सीटों में हम 15 पे नहीं सिमटे थे। तो निश्चित ही बहुत सारे तत्कालीन कारण थे और हम केंद्रित करते हैं अपने आप को अगर तखतपुर की राजनीति में, तो हमारे लिए एक सौभाग्य का भी विषय है कि 56 साल पुरानी सीट, ये 1967 से इस सीट पे भारतीय जनसंघ जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी के लगभग 8 बार हमारे जो प्रत्याशी हैं वो विजयी रहे। लेकिन पिछले 2.5 दशकों की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुत सी चुनौतियों का, और क्षेत्रीय जो दल हैं, बाकी छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय दल शायद पहली बार या दूसरी बार आए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की तखतपुर सीट ऐसी है जहां 93 से, मुझे ध्यान है 90 और 93 के दशक से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ खड़े होना शुरू किए और इन्होंने अपना खाता ही 10,000 से अधिक से खोला था। तो अगर हम 93 के चुनाव की बात करते हैं, 90-98 की बात करते हैं, तब तक बहुजन समाज पार्टी 10-15 हज़ार 18 हज़ार का आंकड़ा पार कर चुकी थी। और तखतपुर में 2018 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पे नहीं है। मैं बताना चाहूँगी, कुछ लोगों को जानकारी का अभाव है, राजनीति में रुचि है, वर्तमान में वो लोग सक्रिय हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हम 1996 की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद जो उपचुनाव हुआ था, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी रहे, जो 10 साल विधायक रहे, राजू सिंह छत्री जी के पिताजी स्वर्गीय छेदी सिंह ठाकुर जी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तीसरे स्थान पे आए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं जगजीत सिंह मक्कर जी, जो विधायक रहे, उन्होंने 145 वोट से, मात्र 145 वोट से इस सीट पे अपनी जगह बनाई। अगर हम बात करते 2013 की, तो 500 मतों से राजू सिंह छत्री जी जो हैं यहाँ के विधायक रहे। मुझे लगता है कि पिताजी के सीट छोड़ने के बाद, सांसद बनने के बाद, पहली बार 2008 में श्रद्धेय मनहरलाल पांडे जी के संचालन में ये सीट 5,000 से हमने जीता। उसके पहले और उसके बाद पिछले 25 सालों में बहुत सी चुनौतियां क्षेत्रीय दल जो है वो जाति समीकरण पे भारतीय जनता पार्टी को देते रहे और 54% मतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में सिर्फ और सिर्फ श्रद्धेय मनहरलाल पांडे जी ही एक तरफा विधायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी से स्थापित नेता के रूप में अपनी पहचान बना पाए। अगर बात करें तखतपुर विधानसभा में भाजपा का नेतृत्व की बात, तो जहां तक चुनाव के बाद नेतृत्व आपके ही हाथों में रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी आप उनको जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई हैं और साथ ही साथ वो अभी भी दूरी बना के रखे हुए हैं, जबकि एन चुनाव का समय आ गया है। तो ये क्या आप मानती हैं कि आपकी असफलता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर जो बूथ तक की जवाबदारी है, ये एक इसका संगठन का ढांचा है और इसमें सभी को जवाबदारी समय समय पर दी जाती है। जहाँ तक बात है तखतपुर विधानसभा को लेकर, 12 दिसंबर 2018 को सुबह 5:30 बजे परिणाम आता है। पहली बार कार्यकर्ताओं के साथ हम 14 दिसंबर 2018 को बैठते हैं और उसके बाद से लगातार लगभग 58 माह का समय है, 5-5.25 साल का समय है, लगातार कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तखतपुर में कुछ लोगों की यदि हम बात करते हैं तो मुझे लगता है तखतपुर भारतीय जनता पार्टी पहली बार जिले में, ऐसा कोई मोर्चा नहीं है, ऐसा कोई प्रकोष्ठ नहीं है जहां प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। तो जब से संगठन की जवाबदारी एक प्रत्याशी के रूप में, देखिए परिणाम जो भी आए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल के लिए एक कार्यकर्ता की जवाबदारी तय कर देती है, या तो वो जीतता है या तो वो सीखता है। तो हम लगातार लोगों को लेकर साथ काम कर रहे हैं। आप कोई भी मोर्चे में देख लीजिए, जितने लोगों की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अलग है। हाँ, महत्वाकांक्षा रहती है और रहनी चाहिए। हम राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है किसी को भी, इसको मैं अलग तरीके से नहीं देखती। मुझे लगता है कि अच्छा है, लोग अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को देखते हैं
हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के साथ कि हम सभी संयुक्त रूप से काम करेंगे और 2023 में इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे, कमल खिलाएंगे। ये संकल्प हम सब कार्यकर्ताओं का है। दावेदारों की इतनी संख्या है तो और साथ में विरोध भी है और नए नए दावेदार आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा की एकजुटता पे सवाल खड़े होते हैं। तो इस एकजुटता को आप लोग कैसे बनाए रखेंगे? और ये एक बड़ी चुनौती होगी कि जितने भी दावेदार हैं सबको लेकर के एकजुट करके रखना, और जबकि बाहर से भी दावेदार आ रहे हैं, तो इसमें कैसे आप लोग काम करेंगे? देखिए, दावेदारों की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी पार्टी जो 6 दशकों से अपना विधायक जिस सीट पे दे चुकी है, तो 6 या 18 ये तो एक स्वाभाविक आंकड़ा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे पार्टी का विस्तार बताता है कि इतना बड़ा परिवार और स्वाभाविक रूप से सबको अधिकार है टिकट मांगने का। इसको मैं बिल्कुल अनुचित नहीं समझती। जब सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक होने के बावजूद, एक परिवार की राजनीतिक आतंक के बावजूद 28 दावेदार कांग्रेस के सत्तारूढ़ विधायक को चुनौती दे रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जितनी संख्या है वो बहुत कम है और स्वाभाविक है, होनी चाहिए। ये लोगों का अपने स्वयं के प्रति विश्वास, पार्टी के प्रति उनका उत्साह बताता है। रही एकजुटता की बात, तो हमारे यहाँ चुनाव के पहले, फॉर्म भी आने के पहले हर कोई दावेदार है और रहना स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद हम सभी कमल छाप को ही अपना प्रत्याशी मानते हैं, उसके लिए काम करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जितने टिकट के दावेदार हैं, पहले भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन हम सभी एकजुट होकर पार्टी का काम करेंगे। ये आशा और विश्वास है जो आने वाले समय पे खरा साबित होंगे हर कार्यकर्ता। टिकट की बात करें तो आगामी विधानसभा में कुछ नाम हैं जो चर्चा में हैं, चाहे वो धर्मलाल कौशिक की बात लें या धर्मजीत सिंह की बात लें या आपका बात लें या फिर पूर्व सांसद लखनलाल साहू जी की बात लें, तो इसमें चर्चा चल रही है। तो इस स्थिति में आप अपने आप को कहाँ पाती है और टिकट किनको मिल सकता है और क्या होगा आगे की रणनीति? देखिए, ये तो संगठन का विषय है कि वो टिकट किसको देती है। जो भी उपयुक्त लगता है उसको टिकट देगी। जहाँ तक अन्य क्षेत्र के लोगों की बात है, मुझे लगता है कि ये स्थिति उनके साथ होती है जिनका जनाधार खिसक गया है या जिनके पास कोई क्षेत्र नहीं बचता। जिन भी वरिष्ठों का आप नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अपने अपने क्षेत्र के 3-4 दशकों से अधिक सेवा करने वाले और स्थापित नेता हैं। तो मुझे इनके सामने ऐसा कोई संकट विधानसभा का नहीं लगता। दोनों जिनका आपने नाम लिया हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और उनके जो है वो प्रेरणा से हम लोग संगठन में काम कर रहे हैं और करेंगे। और मुझे लगता है कि वो स्वाभाविक रूप से अपने विधानसभा के मतदाताओं के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जिन्होंने उन्हें जिताकर भेजा है। तो जनाधार का संकट या विधानसभा का संकट ऐसा मुझे नहीं लगता कि जिनका आपने नाम लिया उनके सामने है। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं पहले भी अनुशासित कार्यकर्ता रही हूँ। चुनाव संचालन समिति के सदस्य 2008 में भी रही हूँ, 2013 में भी मैंने काम किया है बिना टिकट के। तो मुझे लगता है मेरा संकट भी पार्टी को चिंता करनी है। अपने बारे में निर्णय जो है वो कभी भी हम कार्यकर्ता नहीं करते, हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता है। आपको क्या लगता है टिकट दिए जाने का आधार क्या हो सकता है? जो जिस हिसाब से आप इतने वर्षों से भाजपा में काम कर रही हैं, सिद्धांतों और रीति नीति को समझती हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि किस आधार पर टिकट का वितरण होना चाहिए? देखिए, ये संगठन का विषय है कि वो टिकट का वितरण किस आधार पे करती है, पर मुझे लगता है स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं का मनमानस ज़रूर संगठन देखता है कि कार्यकर्ता जिस विधानसभा की बात हो रही है वहाँ के किस मानसिकता को लेकर चलते हैं। स्वाभाविक रूप से जिताऊ प्रत्याशी ये एक किसी भी राजनीतिक दल का मापदंड होता है। इसके अलावा क्या वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, उस ज़िले की क्या परिस्थितियाँ हैं, वहाँ के जाति समीकरण क्या हैं, ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि शायद रहती हो आधार, क्योंकि मेरा वो स्थान और अनुभव नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाऊंगी कि किन आधारों पे आने वाले समय पे टिकट तय होती है या हुई है। इस पे बहुत अनुभव मेरा नहीं है। ये थी हर्षिता पांडे, जिन्होंने अपने चुनाव परिणाम से लेकर के आज तक के जो कार्यकलाप हैं और भाजपा की जो स्थिति है उसको लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी है। आने वाले समय में चुनाव में टिकट का वितरण किस आधार पर होगा, इस पर भी वो अपनी राय रखी है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि टिकट किसको मिलता है, तखतपुर विधानसभा में कौन दावेदारी करता है और किसका सिर पे कमल का ताज रखा जाता है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। राकेश मिश्रा, साधना न्यूज़, मुंगेली।